इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको चैप्टर समझ में तो आ जाते हैं लेकिन एग्जाम में वो लिख नहीं पाते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर उनको रटने पड़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको चैप्टर का हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से आना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना चाहिए ताकि जो भी आपको आता है ऑलरेडी, जो भी आपको नॉलेज है वो आप उसको एग्जाम में लिख सको। इसके लिए आपको चैप्टर को रीड करने के साथ साथ उसको समझना भी है और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग भी जानना है। इस वीडियो में हम वर्ड बाय वन मीनिंग तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मिलेंगे, आपको इसकी समरी मिलेगी और एनिमेटेड वीडियोस और पिक्चर्स के साथ इसमें समझाया गया है, जिससे आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आप इजीली इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर अपने आप कर पाओगे। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर, वहां पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राइटर की, जिनका नाम है खुशवंत सिंह। ये एक इंडियन राइटर हैं और राइटर के अलावा ये एक लॉयर, डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं 1 साल के लिए और इसके अलावा इनको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये था इनके राइटर के बारे में। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। तो देखिए, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में बताया है और दादी के बारे में सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि उनकी दादी दिखती कैसी थी। फिर उन्होंने अपने दादाजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि वो कैसे दिखते थे या कैसे दिखते हैं एक पिक्चर में। तो एक एक पैरा इन दोनों के बारे में है। उसके बाद फिर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि इनका और दादी का रिलेशन कैसा रहा जब तक दादी की डेथ नहीं हुई तब तक। तो जो दादी के साथ इनका रिलेशन है वो कई सारे स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज ये थी जब वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे और गांव के ही एक स्कूल में जाते थे, तब उनके साथ उनका क्या रिलेशन था। फिर जब उनके पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए और बाद में खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी दोनों को शहर जाना पड़ा और फिर खुशवंत सिंह जी का स्कूल में एडमिशन हो गया, तब उनका उनकी दादी के साथ क्या रिलेशन रहा, उसमें क्या चेंज आया। उसके बाद फिर वो बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर क्या था, उनका रूम चेंज कर दिया गया, दोनों का अलग अलग रूम हो गया। तो ऑब्वियसली कुछ रिलेशन में चेंज आया होगा, तो वो एक बताया गया है यहाँ पर। फिर वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। इस दौर में खुशवंत सिंह जी का अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन रहा और जब वो वापस आई तब दादी ने क्या फील किया और लास्ट उनकी डेथ तक क्या एक्सपीरियंसेस रहे, यही सब डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया है। वोकेबलरी काफी अच्छी है, अगर आप सारी वोकेबलरी याद कर लेते हो तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सुधारने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पैरा स्टार्ट होता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, यानी मेरी दादी माँ सभी दादी माँ की तरह ही थी। कैसी थी, एक ओल्ड वुमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी। ऑब्वियसली दादी माँ है तो बूढ़ी तो होंगी ही, लेकिन बुढ़ापे में भी क्या क्या फीचर्स थे उनके। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन, यानी वो 20 साल से अपनी दादी माँ को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा है उनको हमेशा एक जैसा ही देखा है, बूढ़ा और झुर्रियों वाला। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहते हैं कि वो कभी युवा और सुंदर भी रही थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और वो कहते हैं उनका एक पति भी था। लेकिन खुशवंत सिंह जी के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ को इस रूप में कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो हमेशा उनको बूढ़ा ही देखा था। तो जैसा उन्होंने देखा था उनको लगता था कि दादी माँ हमेशा से ही वो ऐसी ही है, शायद वो कभी सुंदर और जवान नहीं थी। उसके बाद फिर वो अपने दादाजी के ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है ये जहाँ आग जलाई जाती है उसके चारों ओर एक मिट्टी का फ्रेम बना दिया जाता है, या कहीं कहीं लकड़ी का भी फ्रेम होता है, तो उसको हम मेंटल पीस कहते हैं। तो उसके ऊपर उनके दादाजी की पिक्चर टंगी हुई थी। ये उनके दादाजी की पिक्चर नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ली है। तो बैठक में उनकी पिक्चर टंगी हुई थी। ही वॉर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे जैसे पुराने टाइम में लोग रहते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी वो कहते हैं उनकी जो दाढ़ी थी वो लंबी थी और सफेद थी और उनकी पूरी चेस्ट को कवर किए हुए थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसा लगता था कि वो 100 साल के हैं। He did not look the sort of person, sort of person का मतलब है एक प्रकार का व्यक्ति, यानी the kind of person। तो वो उस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी कोई वाइफ हो और उनके बच्चे हों, यानी वो भी बहुत ही वृद्ध, बहुत ही बूढ़े दिखते थे।
He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. यानी उनके दादाजी की डेथ हो चुकी थी और पिक्चर में भी वो इतने बूढ़े थे कि ऐसा लगता था कि उनके कई सारे पोते और पोतियां होंगे। तो यानी वो बताते हैं कि उनके दादाजी और उनकी दादी दोनों ही बहुत ही वृद्ध थे और देखने में वो बिल्कुल भी युवा और सुंदर नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है। यहाँ से वो अपने दादी के साथ रिलेशन को बताते हैं। कहते हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहां तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह सोच तो एकदम अपोजिट है। मतलब जब यह सोचते हैं कि मेरी दादी कभी युवा और सुंदर रही होंगी, तो ये सोचना ही उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही बूढ़ी थी। शी ऑफन टोल्ड अस, ऑफन मतलब कभी कभार, वह हमें कभी कभी बताती थी, द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि बचपन में वो कौन कौन से खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड मतलब लगना, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और वह काफी बेतुका लगता था। बेतुका मतलब अगर कोई हमें अपनी बात बता रहा है, जब हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं क्वाइट एब्सर्ड। तो दादी जब अपने बचपन की बातें खुशवंत सिंह जी को बताती थी, तो खुशवंत सिंह जी को वो सारी बातें बेकार लगती थी, झूठी लगती थी, क्योंकि उनकी दादी बहुत बूढ़ी थी और उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वो कभी छोटी भी रही होंगी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड मतलब अप्रतिष्ठित, और जब कोई बूढ़ा व्यक्ति बेतुकी बातें करता है तो उसको अप्रतिष्ठित माना जाता है, क्योंकि हम अपने से बड़े व्यक्तियों से यह उम्मीद नहीं करते हैं कि वो बेकार उलझुल बातें करें। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस, और वो कहते हैं कि ये सारी कहानियां हमें दंत कथाओं की तरह लगती थी। यानी दादा दादी नाना नानी जो हमें कहानियां सुनाते थे, ये सारी बातें हमें कहानियों की तरह ही लगती थी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते हैं, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। शॉर्ट मतलब छोटा, फैट मतलब मोटा, और स्लाइटली मतलब थोड़ा, बैंड मतलब झुका हुआ। तो वो कैसी दिखती थी? वो थोड़ी छोटी, थोड़ी सी मोटी, और उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी पूरे चेहरे पर उनकी झुर्रियां ही झुर्रियां थी। नो, वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और उनको ऐसा लगता था कि वो हमेशा से ऐसी ही हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी दादी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखती थी, और वो इतनी बूढ़ी थी कि ये इससे ज्यादा और बूढ़ी होंगी ऐसा तो हो भी नहीं सकता था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उनके लिए वो 20 सालों से ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो कहते हैं कि इन 20 साल में वो कभी आकर्षक नहीं लगी, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। हवर्ल्ड का मतलब होता है लंगड़ाकर या लड़खड़ाते हुए चलना। शी हवर्ल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वो कहते हैं कि वो थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए चलती थी पूरे घर में, स्पॉटलेस व्हाइट ड्रेसेस में। उनका एक हाथ उनकी कमर पर रहता था, ताकि वो अपनी झुकाव को बैलेंस कर सके। जब कोई बूढ़ा हो जाता है और उसकी कमर झुक जाती है, तो उसको चलने में दिक्कत होती है, और अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसका एक हाथ अपनी कमर पर आ जाता है। तो इस तरीके से उनकी दादी चलती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनकी जप करने की माला होती थी। हिंदू धर्म में एक माला होती है, और उस माला के एक एक मोती को हटाते हुए हम मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो उनकी दादी के हाथ में भी रोजरी रहती थी, और उसका वो जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब बालों की सफेद लटें, क्योंकि उनके बाल सफेद थे, तो सिल्वर लॉक्स जो बालों की लटें थी वो बिखरी हुई रहती थी उनके पीले और मुरझाए हुए फेस पर। पुकड़ मतलब मुरझाया हुआ, पेल मतलब पीला, अनटाइडली मतलब इधर उधर बिखरी हुई रहती थी। और एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, मतलब वो अपने मन ही मन में प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन उस प्रार्थना को करते हुए इनके होठ हिलते रहते थे। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो खुशवंत सिंह जी को सुंदर लगती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और वो इसकी तुलना किससे करते हैं? एक विंटर लैंडस्केप से करते हैं। मतलब सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ ढक जाती है और चारों तरफ एक अजीब सी शांति होती है, तो वैसी ही उनकी दादी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो सर्दियों में जैसे चारों तरफ बर्फ फैल जाती है, उसको देख के एक अजीब सी शांति और संतोष का एहसास होता है, वैसे ही उन्हें उनको दादी को देखकर होता था। उसके बाद वो बताते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, वो और उनकी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वो शहर चले गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से वो सदा के लिए क्या थे, साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो उन्हें सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग, और वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो अपने उबाऊपन गाने में गाती रहती थी, और उस समय क्या करती थी, वो उनको नहलाती भी थी और उनको कपड़े भी पहनाती थी। इस बीच वो प्रार्थना भी करती रहती थी, इन ए होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि खुशवंत सिंह जी उसको सुनेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो खुशवंत सिंह जी इस बारे में कहते हैं, आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि मैं अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता था, उनकी आवाज को बहुत प्यार करता था, लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसको याद करने के लिए परेशान नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उनको नहलाने के बाद, उनको कपड़े पहनाने के बाद वो उनकी लकड़ी की स्लेट लाती थी। पुराने जमाने में पढ़ने के लिए बुक्स या फिर नोटबुक्स नहीं होती थी, लकड़ी की एक स्लेट होती थी और इसके ऊपर पेंट कर देते थे, एक मुल्तानी मिट्टी होती है उससे, और उसके ऊपर फिर लिखा करते थे। तो उनकी दादी माँ उनकी स्लेट लेकर आती थी, जिसको उन्होंने पहले से ही धोया हुआ होता था, और येलो चौक से उन्हें पूरे पे पोता हुआ होता था। येलो चौक मतलब मुल्तानी मिट्टी, एक टाइनी अर्थन इंक और मिट्टी का एक बर्तन लेके आती थी जिसमें वो इंक रखी हुई होती थी ताकि वो उससे लिख सके, एंड ए रेड पेन और एक लाल पेन, टाई देम इन और ए बंडल, और उन सबको एक बंडल में बांध देती थी। टाई का मतलब होता है बांधना, एंड हैंड इट टू मी, और फिर मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट किसका करते थे वो, थिक स्टेल चपाती, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी, मतलब रात का बचा हुआ जो खाना होता है उसको स्टेल बोलते हैं। तो एक रात की बासी रोटी देती थी, उसके ऊपर घी लगाती थी और उसके ऊपर चीनी छिड़क देती थी। तो इस तरीके से वो खुशवंत सिंह जी को नाश्ता कराती थी। वी वेंट टू स्कूल, और फिर वो दोनों साथ स्कूल के लिए जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो कहते हैं कि साथ में वो अपने बहुत सारी रोटियां रख लेती थी ताकि वो गांव के कुत्तों को खिला सके। उसके बाद फिर वो बताते हैं, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। अब गांव में तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता था, ज्यादातर मंदिर या मस्जिदों में ही स्कूल्स होते थे। तो खुशवंत सिंह जी का जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ का पुजारी था वो सुबह हमें वर्णमाला सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और जो अल्फाबेट्स उन्होंने सिखाए हैं उसको गा रहे होते थे, या फिर जो प्रार्थना उनके पुजारी सिखाते थे वो गा रहे होते थे एक साथ, इन कॉरस। इन कॉरस मतलब एक सुर में एक साथ गाना। और उस समय उनकी दादी माँ क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, तो उनकी दादी माँ अंदर मंदिर चली जाया करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्र, और वो शास्त्रों का पाठ करती थी, शास्त्रों को पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब दोनों का काम पूरा हो जाता था, खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई और दादी माँ का पाठ, we would walk back together, और वो दोनों वापस आ जाया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय जाते वक्त जो गांव के कुत्ते थे वो उन्हें दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other, क्योंकि दादी माँ उनको रोटियां खिलाती थी तो इसीलिए जो कुत्ते थे वो पीछा करते समय आपस में घुर्राते रहते थे और लड़ते रहते थे। तो इस तरीके से उनका दिन कटता था स्कूल जाने से लेकर स्कूल से आने तक। उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जब वो शहर में आ जाते हैं। वो कहते हैं व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब उनके माता पिता शहर में अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हम दोनों को बुलवा लिया, यानी खुशवंत सिंह जी को और उनकी दादी को। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब बदलाव का बिंदु था। टर्निंग पॉइंट यानी जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आता है तो हम उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो उनकी और उनकी दादी माँ की दोस्ती के बीच में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का केंद्र, परिवर्तन का समय रहा। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यानी जब वो स्कूल जाते थे तब तक उनका एक ही रूम था, उनकी दादी माँ का भी और उनका भी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो कहते थे जैसे वो पहले गांव में उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल जाती थी, लेकिन शहर में आने के बाद अब उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी।
आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्यों? क्योंकि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे और शहर में तो आपको पता ही है ज्यादातर बच्चे बस से जाते हैं, तो खुशवंत सिंह जी भी बस से जाया करते थे और ऐसे में दादी माँ तो उन्हें छोड़ने जा ही नहीं सकती थी। There were no dogs in the street और वहां पर गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। उस बीच में वो उनके घर के आंगन के बीच में चिड़ियाओं को दाने डालती थी। इस तरीके से दादी वो टाइम पास करती थी। तो कितना बड़ा चेंज आया गांव में, जहां पहले दादी खुशवंत सिंह जी को तैयार करती थी, नहलाती थी, उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर वापस साथ में ही स्कूल से आती थी, लेकिन शहर में ये सब बंद हो गया। खुशवंत सिंह जी बस से स्कूल जाने लगे और दादी माँ कुत्तों की जगह चिड़ियाओं को दाना डालने लगी। फिर वो कहते हैं एज द इयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखा करते थे। क्यों? क्योंकि खुशवंत सिंह जी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए और अपनी दादी के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो कहते हैं कि कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह जगाती रही और स्कूल के लिए भी तैयार करती रही। When I came back, she would ask me, और वो कहते हैं जब मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझसे पूछा करती थी what the teacher had taught me, कि टीचर ने उन्हें क्या क्या पढ़ाया था। तो खुशवंत सिंह जी उन्हें बोला करते थे इंग्लिश वर्ड्स, जो इंग्लिश शब्द उन्होंने सीखे हैं, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में क्या सीखा वो उन्हें बताया करते थे। और जो जो भी स्कूल में वो सीखते थे वो सब अपनी दादी माँ को वो बताया करते थे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, और ये दुनिया गोल क्यों है, ये सारी चीजें। अब ये सब सुनकर जो उनकी दादी माँ थी वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो खुशवंत सिंह की कोई सहायता ही नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह को जो भी कुछ पढ़ाया जाता था वो उसमें विश्वास ही नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी रहना, परेशान रहना, और वो इस चीज से परेशान रहती थी कि स्कूल में भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है और शास्त्रों के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। जबकि गांव में क्या था, गांव में अपोजिट था, गांव में शास्त्र भगवान के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाती थी। लेकिन शहर में टोटल जो रुझान है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ होता है और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी हमें कराई जाती है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह ने बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक की क्लासेस दी गई, म्यूजिक सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और यह सुनकर तो दादी माँ बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन मतलब भद्दे संघ के लिए कहा गया है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट एंड बेगर्स। दादी माँ का यह मानना था कि जो म्यूजिक है वो भिखारियों और नाच गाने वालों के लिए होता है, वो सभ्य लोगों के लिए नहीं होता। शी सेड नथिंग, और इस पर दादी माँ ने कुछ नहीं कहा। यानी जब खुशवंत सिंह जी ने अपने म्यूजिक के बारे में बताया तो दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी जो खामोशी थी, उनकी जो चुप्पी थी, इसका मतलब ये था कि वो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि खुशवंत सिंह जी म्यूजिक की क्लास लें। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि इसके बाद तो कभी कभार ही वो मुझसे बातें किया करती थी। उसके बाद फिर वो बताते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो खुशवंत सिंह जी को अपना एक पर्सनल रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब टूट जाना, और जो दादी माँ और खुशवंत सिंह जी के बीच में जो लिंक था, फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वो टूट गई, क्योंकि अब उनके कमरे भी अलग अलग हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब एकांत, और दादी माँ ने अपने इस एकांत को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली मतलब मुश्किल से, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन। और तब वो क्या करने लगी, वो चरखा चलाने लगी और पूरा दिन वो इसी में बिजी होती थी, और इतनी बिजी हो जाती थी कि वो किसी से बात करने के लिए भी अपना चरखा नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट She sat by her wheel spinning and reciting prayers. From sunrise to sunset मतलब सुबह से लेकर शाम तक वह बैठ जाती थी अपने चरखे के पास धागा काटने के लिए, और साथ ही साथ वो अपनी प्रेयर को भी बोलती रहती थी। Only in the afternoon, सिर्फ और सिर्फ दोपहर के समय में ही she relaxed for a while to feed the sparrows. दोपहर के समय में वो चरखा छोड़ती थी और उसमें भी वो किसी से बातें नहीं करती थी, वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bites, वो कहती है कि जब वो बरामदा में बैठती थी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी।
Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. मतलब जो हजारों चिड़ियाएं हैं वो उनको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेती थी कि वो उनका वास्तविक शयन कक्ष लगता था। Some came and perched on her legs. perched मतलब बैठ जाना। कुछ आती थी उनके पैरों पर बैठ जाती थी। Others on her shoulders. कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head. और कुछ उनकी सिर पर भी बैठ जाती थी। मतलब चिड़िया दादी के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वो उनके पूरी बॉडी पर कहीं भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. और ऐसा करने पर वो हंसती थी, कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day of her. वह सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था, क्योंकि खुशवंत सिंह जी अब दादी के साथ इतना बात नहीं करते थे और खुशवंत सिंह जी की जिस तरह से पढ़ाई थी दादी माँ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने आप को बिजी रखने के लिए वो चरखा चलाने लगी और चिड़ियाओं को दाना देने लगी। उसके बाद खुशवंत सिंह जी बताते हैं, When I decided to go to abroad, जब उन्होंने विदेश जाने का निर्णय किया अपने आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset. उन्हें पता था कि उनकी दादी माँ यह जानकर बहुत ही दुखी होंगी। I would be away for 5 years. वो 5 साल के लिए बाहर जाने वाले थे। And at her age one could never tell. और जैसी उनकी, यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसी उनकी उम्र थी कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 5 सालों तक जीवित रहेंगी या फिर नहीं। She was not even sentimental. और ये सुनने के बाद दादी माँ बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station. वह उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आई but did not talk or show any emotion. लेकिन दादी माँ ने खुशवंत सिंह जी से कोई भी बातें नहीं की और कोई भी भाव प्रकट नहीं किया, यानी वो दुखी भी नहीं हुई, वो खुश भी नहीं हुई, वो जैसी थी वैसी रही, शांत, और अपनी प्रेयर, वो अपनी प्रार्थना लगातार करती रही। हर लिप मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना में बिजी रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में ही मग्न था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बहुत ही शांति से मेरे माथे को उन्होंने चूमा। Perhaps the last sign of physical contact between us. Cherished मतलब दुलारना, most मतलब नम, और imprint मतलब छाप। और वो कहते हैं वहां से चले तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए कि शायद यह उनके और उनके बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो, क्योंकि उनकी दादी माँ बहुत बूढ़ी थी और कोई भी नहीं जानता था कि अगले 5 सालों तक वो जीवित रहेंगी भी या फिर नहीं रहेंगी। लेकिन वो आगे बताते हैं, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहते हैं कि वह यह सोचकर गए थे कि शायद अब ये हमारे बीच में लास्ट कांटेक्ट है, शायद अब हम मिलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है दादी माँ की डेथ हो जाए उनके जाने के बाद। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 साल बीत गए और वो वापस आई अपने घर एंड वॉज मेड बाई हर, और अपनी दादी माँ से मिले स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और खुशवंत सिंह जी ने जब 5 साल और अपनी दादी माँ को देखा तो बताते हैं कि वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगी। मतलब वो जितनी बूढ़ी पहले थी उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको गए हुए 5 साल हो गए हैं। वो 5 साल पहले जैसी दिखती थी वैसी ही वो तब भी दिख रही थी जब वो 5 साल बाद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उनकी दादी माँ ऐसी ही थी। मतलब वो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा अपनी प्रार्थना करती रहती थी और माला जपती रहती थी। एंड वाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो वो अपनी दादी माँ को सुन सकते थे प्रार्थना करते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और वो कहते हैं कि जब मेरा आने का पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। तो बताते हैं कि 5 साल बाद जब वो वापस आए तो दादी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली, कि जो दिनचर्या थी वो वैसी ही थी। वो पूरे दिन माला जपती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, चरखा चलाती थी और दोपहर में चिड़ियाओं को दाना डालती थी। उसके बाद बताते हैं इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हियर, और अचानक से उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लेके आई, ढोलक लेके आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। सैगिंग का मतलब होता है थोड़ा सा ढीलापन, डिलापिडेटेड का मतलब होता है पुराना, बेकार की अवस्था में। तो यानी जो ढोलक जो लेके आई थी, यहाँ पर उनकी कंडीशन बताई गई है वो कैसी थी। ये जो यहाँ की स्किन है थोड़ी सी लूज थी, और जो ये पूरी कंडीशन है इसकी वो जीर्ण शीर्ण थी, मतलब बहुत ही पुरानी थी, अच्छी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा उनका ड्रम था, लेकिन वो इस ड्रम को बजा रही थी, थम्प्ड मतलब बजाना, और गाने गा रही थी। कौन से गाने गा रही थी? जब पुराने समय में योद्धा घर वापस आते थे युद्ध को जीतकर, तब औरतें गाने गाती थी। तो वो गाने उनकी दादी माँ गा रही थी उनके आने पर। लेकिन कब?
शाम को। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उनको मनाना पड़ा कि रुक जाओ दादी माँ, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। That was the first time since I had known her that she did not pray। और खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि ये इतना बड़ा चेंज था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी दादी माँ को इस तरीके से नहीं देखा था। कभी भी उन्होंने यह नहीं देखा था कि दादी माँ ने अपनी प्रार्थना छोड़ी हो, लेकिन शाम को दादी माँ ने अपनी प्रार्थना नहीं की। ये ऐसा खुशवंत सिंह जी ने पहली बार ही लाइफ में देखा था, जब से वो अपनी दादी माँ को जानते थे। उसके बाद बताते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, माइल्ड मतलब हल्का, फीवर मतलब बुखार, उनको थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनकी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब पास है। तो दादी माँ को पता चल गया था कि अब वो जाने वाली है इस दुनिया से। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वो कहती है कि अब क्योंकि मेरे जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वह अपनी प्रार्थना को भूल गई है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, तो उस समय भी उनकी दादी माँ कहती हैं कि वो और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे टॉकिंग टू अस, हम सबसे बात करने में। उस समय भी उनकी दादी माँ प्रार्थना करना चाहती थी, अपने किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने पोते से, ना ही अपने बेटे से, ना ही अपनी बहू से। वो सिर्फ उस समय प्रार्थना करना चाहती थी, अपने अंतिम क्षणों में भी वो भगवान को याद करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, और खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि हम सब ने उनका विरोध किया कि दादी ऐसा मत करो, आप आराम करो। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन हम सबके विरोध को उन्होंने इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, और वो शांति से बेड पर लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और उस समय भी वो प्रार्थना करते रही, अपनी माला को जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और जब तक चलती रही जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं चली गई। वो कहते हैं, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो माला थी वो उनकी जीवन रहित उंगलियों से छूट गई। ए पीसफुल पैलर, पीसफुल मतलब शांति भरा, पैलर मतलब पीलापन, एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वाज डेड, यानी इस तरीके से उनकी दादी माँ का अंत हुआ। फिर वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उन्होंने अपनी दादी माँ को बेड से हटाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि प्रचलन में है, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसको बेड से उतार दिया जाता है और जमीन पर डाल दिया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटे तक शोक करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि वो आगे की अंतिम संस्कार के जो अरेंजमेंट है वो पूरा कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, यानी जिस पर मृत शरीर को लिटाया जाता है। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और शमशान घाट ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, वो कहते हैं कि उस समय सूरज डूब रहा था, तो उन सबको दादी माँ के कमरे और बरामदा में उजाला लाने के लिए एक बत्ती जलानी पड़ी। ब्लेज मतलब लो, और लिट मतलब जलाना। आगे कहते हैं कि वो वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, उन्हें बरामदे के बीच में ही रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पर चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया थी। कहाँ कहाँ तक चिड़िया थी? वो कहते हैं पूरे बरामदा में, उनके कमरे में, और जहाँ पर उन्हें लाल कफन में बांधा गया था, सब जगह हजारों चिड़िया वहां पर पता नहीं कहाँ से आ गई थी, और वो चारों तरफ फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, और चिड़ियाओं को भी पता चल गया था कि दादी जी अब चली गई हैं, तो वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और उन सभी को चिड़ियाओं के बारे में सोचकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो जानवर होते हैं वो भी कितने संवेदनशील होते हैं। जब दादी माँ की डेथ हो गई तो चिड़ियाओं को भी पता चल गया, और वो भी उनकी डेथ से बहुत ही दुखी हो गई। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, वो कहते हैं कि मेरी माता उनके लिए कुछ खाने के लिए रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, और उनके उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। क्रम्स मतलब टुकड़े। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, तो खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने रोटी के उसी तरीके से टुकड़े किए जैसे कि दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने चिड़ियाओं के आगे डाला। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने उन टुकड़ों की तरफ देखा भी नहीं। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप ऑफ, और वो खुशवंत सिंह जी कहते हैं, कॉप्स मतलब मृत शरीर, जब वो अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेके चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से चली गई और उन्हें
वो टुकड़े नहीं खाए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो सफाई वाला है उसने वो सारे टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है ये खत्म होता है और ये है आपके डिफिकल्ट वर्ड्स के वर्ड मीनिंग, जो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commerceuper.com पर। कॉमर्स के और सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।